চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। जब ममता बनर्जी किसी मंच पर खड़ी होती है, फिर चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, सड़क हो, और अब इस फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया, तो ये तो साफ हो गया कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कभी अपनी बात कहना नहीं रहती है, बल्कि बात पूरी तरीके से कह पाना रहता है। क्योंकि उनकी राजनीति ही रुकने, झुकने और आधे वाक्य पर ठहर जाने से इनकार करती है। यही वजह है कि लोकसभा के कई अध्यक्षों ने अपने कार्यकाल में बार बार यह अनुभव किया कि ममता बनर्जी को बीच में रोकना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है उन्हें यह विश्वास दिलाना कि अब उनका कहना पूरा हो चुका है। और यही स्वभाव बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तीव्रता, उसी जिद और उसी आवेग के साथ सामने आया, जब वो चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन जांच यानी एसआईआर के खिलाफ याचिकाकर्ता के रूप में खुद ही अदालत में उपस्थित हो गई। आपको बता दूं कि भारत के संवैधानिक इतिहास में यह क्षण केवल एक कानूनी घटना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक था। क्योंकि यह पहली बार था जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपनी ही याचिका पर बहस करते हुए दिखाई दी। और यह सीन अपने आप में सत्ता, प्रतिरोध और लोकतंत्र के रिश्तों पर एक बड़ा सवाल बन गया। काले गाउन में सजी ममता बनर्जी कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। उनके साथ वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और पार्टी के सहयोगी सह वकील कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो ममता सामने आ गई जिसे हम सब जानते हैं, तेज, गुस्से वाली और बिना रेस्ट लिए बहने वाली। और कुछ ही टाइम में अदालत का वो गंभीर एटमॉस्फेयर उनके वर्ड के स्पीड के आगे असहज होने लगा। एक टाइम ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें बेहद नरमी से यह याद दिलाया कि उनके वकील भी अदालत में मौजूद है और वो उनकी ओर से सही ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ममता ने उस रिक्वेस्ट को भी अपने ही अंदाज में टाल दिया। उन्होंने कहा कि जी, उनकी अनुमति से ही मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। और उनकी वही एक बात 3 मिनट से ज्यादा टाइम तक चलती रही। इस पूरे सीन को अगर केवल कानूनी शिष्टाचार के चश्मे से देखा जाए तो ये अनुशासनहीनता और आत्मसंयम की कमी लग सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि उनके लिए यह अदालत में बहस करने का नहीं, बल्कि जनता तक संदेश पहुंचाने का टाइम था। और बंगाल में इलेक्शन भी है तो टाइमिंग भी सही है। इसके साथ उनके पास एलएलबी की डिग्री है, वो कानून की बुनियादी समझ भी रखती है। लेकिन कानूनी नियमों में उलझना कभी उनकी प्राथमिकता रही नहीं, क्योंकि उन्होंने वकील इसी काम के लिए रखे हैं। उनकी खुद की मौजूदगी का मकसद कुछ और ही था। बंगाल के उन लाखों लोगों को यह दिखाना कि जिनके नाम मतदाता सूची से कटने या संशोधित होने का डर उनके सत्ता में रहा है, और उनकी मुख्यमंत्री न केवल सड़कों पर उनके साथ खड़ी है, बल्कि जरूरत पड़े तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी खुद खड़ी होकर लड़ने को तैयार है। यही वजह है कि उन्होंने रैलियों का नेतृत्व तो किया ही है, और वही संदेश लेकर अदालत के भीतर भी पहुंच गई। और यह संदेश देना चाह रही थी कि यह लड़ाई केवल नियमों और प्रक्रिया की नहीं है, बल्कि सम्मान, अधिकार और लोकतांत्रिक अस्तित्व की है। उनकी दलीलों की कानूनी मजबूती से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट वो भावनात्मक ऊर्जा थी जो उन्होंने अपनी इस दिखावटी राजनीति के जरिए अपने समर्थकों और पार्टी कैडर में भर दी है। क्योंकि ममता की राजनीति में दिखावटी शब्द नकारात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक है। और वो जानती है कि राजनीति के दृश्य, प्रतीक और भावनाएं अक्सर तथ्यों से ज्यादा असर डालती है। और उनके इस कदम ने उनके विरोधियों को भी बेचैन किया है, और यही बेचैनी उनके लिए एक तरह की सफलता रही है। क्योंकि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने तुरंत ये बताने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिन भर की कार्यवाही के बाद ममता बनर्जी का नाम उन लोगों में था ही नहीं जिन्होंने वास्तव में मामले की पैरवी की। और उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के रिकॉर्ड मीडिया में किए गए प्रचार से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। यह आरोप तकनीकी रूप से सही हो सकता है, पर यह भी तो सच है कि राजनीति तकनीकी नहीं बल्कि धारणा से चलती है, और ममता उसी धारणा को गढ़ने में माहिर है। सीपीआईएम के पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने तो और भी कड़ा हमला किया और कहा कि ममता सिर्फ दिखावे के लिए अदालत में गई थी। उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, सारे तर्क पहले ही उठाए जा चुके हैं, और अगर वो संवैधानिक पद पर ना होती तो अदालत उन्हें समय बर्बाद करने के लिए फटकार भी लगाती। बल्कि उन्होंने अपने ही कानूनी सलाहकारों का अपमान किया है, ये दिखाकर कि उन्हें उन पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन राजनीति में हर आलोचना अपने साथ एक सवाल साथ लेकर चलती है, और तृणमूल समर्थकों ने
तुरंत यह सवाल उठा दिया कि भट्टाचार्य, जिन्होंने अतीत में राज्य सरकार के खिलाफ कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें एसआईआर के खिलाफ अदालत जाने से किसने रोका था। दिलचस्प बात यह है कि सीपीआईएम खुद पहले मतदाता सूची से फर्जी, मरे हुए और प्रवासी मतदाताओं के नाम हटाने की मांग करती रही और एसआईआर को लेकर के डर फैलाने के खिलाफ रही है। लेकिन हाल के दिनों में उसने भी इस प्रक्रिया की आलोचना शुरू कर दी थी। हालांकि अब भी राज्य सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाती रही है, जिससे यह साफ होता है कि एसआईआर का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक हित साधने के लिए भाजपा शासित राज्यों से ऑफिसर्स को बंगाल में मतदाता सूची के नाम हटाने का अधिकार दिया है और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम बनाकर बंगाल के मतदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आयोग को व्हाट्सएप आयोग भी कह दिया और यह आरोप भी लगाया कि निर्देश जो दिए जा रहे हैं वो औपचारिक प्रक्रियाओं के बजाय व्हाट्सएप संदेशों के जरिए जारी किए जाते हैं और उनका इरादा केवल नाम हटाने का है, ना कि शिकायतों का समाधान करने का, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए 6 पत्रों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया। पर यह तर्क नए नहीं है, वो पहले भी लोकसभा में और सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बातें कह चुकी है। लेकिन यही तो ममता की रणनीति है, एक ही बात को बार बार अलग अलग मंचों पर अलग अलग तीव्रता के साथ दोहराना ताकि वो जन चेतना में गहरे तौर पर बैठ जाए। असल में उनका सुप्रीम कोर्ट आना इसी उद्देश्य से था कि अदालत परिसर को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जिसे ईसीआई और भाजपा गठबंधन, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा का गठबंधन कहती है, उसके खिलाफ अपना रणनीतिक संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1994 से 2003 के बीच ममता बनर्जी 6 बार अलग अलग जिला अदालतों में खुद बहस कर चुकी है और हर बार उनके साथ पार्टी के वकील पूरी टीम के साथ मौजूद थे और हर बार उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का असली मकसद कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक होता था। ये एक सिंबल की तरह है जो एक मैसेज बनाने के लिए, मतलब अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि नेता खुद आपके साथ मोर्चे पर खड़ा है। 10 फरवरी 1994 को जब वो कांग्रेस की लोकसभा सांसद थी, उत्तरी बंगाल के दक्षिणी दीजानपुर जिले में बालूघाट में पहली बार वो अचानक अदालत में आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को कई हफ्तों से जेल में बंद करके रखा गया है और अगले ही दिन सुनवाई होनी है। तो उन्होंने उसी दिन कानूनी टीम में शामिल होने और उसका नेतृत्व करने का फैसला किया और संयोग से या फिर रणनीति से उसी दिन कार्यकर्ताओं को जमानत भी मिल गई। पार्टी में उत्साह फैल गया, ममता खुद भी बहुत खुश हुई। अगले साल 12 दिसंबर 1995 को कलकत्ता के बैंकशाला कोर्ट में पत्रकार सोमेन दत्ता की जमानत के लिए भी वो आ गई थी, जिन्हें सरकारी दस्तावेज चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जबकि इस मामले में मानवाधिकार संगठन एपीडीआर पहले ही वकीलों की एक टीम को उपलब्ध करवा चुका था, लेकिन ममता की मौजूदगी ने इसे एक राजनीतिक संदेश में बदल दिया, क्योंकि दत्ता जो है वो जूट मिल मजदूर भिखारी पासवान के लापता होने के मामले में पुलिस पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और इन मुद्दों को उजागर कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें अचानक हिरासत में लेकर बिना सूचना के ही अदालत में पेश किया और 1 सप्ताह का रिमांड भी ले लिया, तो अगली पेशी पर ममता काले गाउन में खुद खड़ी हो गई और जज से पूछने पर उन्होंने गर्व से कहा कि उनके पास कानूनी डिग्री है और उसी दिन दत्ता को जमानत भी मिल गई। ये केवल एक जमानत नहीं था, यह सत्ता के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक था। जिसके बाद 1996 में पंकज बनर्जी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत के लिए, फिर 1997 में हुगली में एक मारे गए पार्टी कार्यकर्ता के परिवार के लिए अचानक अदालत में पेश हो गई थी। हर घटना में यही पैटर्न दिखता है कि ममता वहां तब पहुंचती है जब मामला भावनात्मक और राजनीतिक दोनों हो। हुगली के वरिष्ठ टीएमसी नेता तपन दास गुप्ता भी कहते हैं कि उनकी मौजूदगी ने लॉयर की टीम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। 2003 में कलकत्ता नगर निगम के कुछ पार्षदों की जमानत के लिए अदालत में पेश होना उनके इस अध्याय का आखिरी उदाहरण था और फिर 2 दशक के बाद 2023 में उन्होंने ये इच्छा दोबारा जताई थी। वो फिर कुछ मामलों में खुद पैरवी करना चाहती थी, ये कहते हुए कि किसी वकील को केस सौंपना, खुद बहस करना 2 अलग अलग अनुभव है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके पास समय की कमी है। आज विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लेकर के बात चल रही है। इस लड़ाई ने उन्हें एक बार फिर यह अवसर दे दिया कि वो खुद ही सत्ता में रहते हुए विपक्षी नेता की तरह पेश हो जाए। एक ऐसी नेता जो कथित तौर पर शक्तिशाली केंद्र और उसकी संस्थाओं के खिलाफ खड़ी है। 1.5 दशक के शासन के बाद जब सत्ता विरोधी भावनाएं स्वाभाविक रूप से उभरने लगती है, तब ममता के लिए यह रणनीति
और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे वो अपने ही शासन से उपजे असंतोष को बाहरी हमलों की स्टोरी में बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी का असली उद्देश्य यह नहीं था कि एसआईआर के कथित पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई जाए, बल्कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया जाए, भले ही उस लड़ाई का मैदान अदालत में ही क्यों ना हो रहा हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया कि ममता बनर्जी के लिए राजनीति कभी सिर्फ नीतियों या कानूनों का खेल नहीं रहा है, बल्कि यह हमेशा मंच, प्रतीक, संघर्ष और भावनाओं का मिश्रण रहा है। और जब तक भारतीय लोकतंत्र में यह तत्व जीवित रहेंगे, तब तक ममता बनर्जी जैसे नेता हर उस जगह पहुंचते रहेंगे जहां उन्हें लगता है कि जनता उन्हें देख रही है और सुन रही है, इवन अगर वो जगह भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो। तो अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।